हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल सिंह सर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए अपडेट्स आपको रोज़ देखने को मिले। कल हम बात कर रहे थे वाष्पीकरण की। आज देखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। इस रीडिंग का मतलब समझ रहे होंगे कि जो वाष्पीकरण होता है वो किन किन बातों पर निर्भर होता है। देख लें, पहला जो कारक है सतही क्षेत्रफल का बढ़ना। ध्यान समझिएगा, इसको याद भी करते जाइएगा। सतही क्षेत्रफल का बढ़ना। सरफेस एरिया का बढ़ना, डिक्रीजिंग सरफेस एरिया। दूसरा देखें, ताप का बढ़ना। ताप का बढ़ना। तीसरे नंबर पर आता है आर्द्रता। आर्द्रता। और चौथे नंबर पर ध्यान से दीजिएगा, जो होता है विंड की स्पीड, हवा की गति। हवा की गति। आज हम एक एक टॉपिक से बात करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला हमने लिखा है सतही क्षेत्रफल का बढ़ना। इंक्रीज टू सरफेस एरिया, यानी सतह जितना बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल जितना ही बढ़ाएंगे उस टाइम पे वाष्पन जो कि होगा वो तेज होगा। वाष्पीकरण की क्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है इसको एक बार और समझ लें। जैसे किसी बर्तन में हमने जल रखा हुआ है, तो एक क्वथनांक वाले ताप से पहले ही वाष्प बनने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया था। ये जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जल के, इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये किन्हीं भी दिशाओं में गति कर सकते हैं। जब ये गति करते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। और प्रत्येक कणों का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सभी कणों का अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। सब कण अपना अपना काइनेटिक एनर्जी लेकर रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। अब जब आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे से ये अपना एनर्जी भी ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले कण को हमने यहाँ बड़े रूप में दिखा रहे हैं, ये कण है और दूसरा वाला ये कण है। ये आपस में जब टक्कर किए तो मान लीजिए इस कण की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और टक्कर के बाद इसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दे दी। अब इसकी एनर्जी थोड़ा सा वीक हो गई। क्या हो गई? वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। बात समझ में आ गई। अब यह कण नीचे से अणुओं से कुछ ऊष्मीय ऊर्जा लेके, हीट एनर्जी लेके, अब देखिए ऑलरेडी इसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा था। जब टकराहट हुआ तो यह कण इसको अपना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। दो कारक हुए। तीसरा, नीचे के सतह से नीचे, लाइन के सतही से नीचे के जो कण होते हैं उसमें ऊर्जा लेकर ये जो क्या किया कण, यह वायुमंडल में मिल गया और यह वाष्प बन गया। क्या बन गया? वाष्प बन गया। ठीक। अब वाष्प बनने से ये जो सीधे ये जल थे, सतह वाले जल थे, वो क्या हुए? सारे के सारे क्या हो गए? भाप बन के उड़ गए।
फिर उसके निचले वाली सतह, उसके निचले वाली सतह, उसके निचले वाली सतह, उसके नीचे, ऐसे ऐसे पानी क्या होता है, कम घटता जाता है। पानी क्या होता है, घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि पानी सूख जाता है। यही वाष्पीकरण की क्रिया या वाष्पीकरण की क्रिया होती है। इसी को समझाने के लिए एक किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, इसको हमने लिखा सतही क्षेत्रफल का बढ़ना। इसके लिए एक एग्जांपल देंगे। आप कपड़ा सुखाने के लिए बाहर तार पे डाल देते हैं, तो कपड़े को कैसे डालते हैं, मोड़ के डालते हैं उसको 4-5 तह बना के, कि सीधे उसको फैला के डालते हैं। निश्चित रूप से आप कपड़े को डालते होंगे, मान लीजिए कि टी शर्ट है, इसको हम एक तार पे डाल दिए हैं, तार पे डाल दिए हैं। अब देखिए इसको कैसे फैलाते हैं, पूरा का पूरा इसका जो सतह है, इसका क्षेत्रफल क्या है, सारा का सारा क्षेत्रफल इसका बढ़ा हुआ है, यानी मैक्सिमम जो इसका एरिया है वो अपने मैक्सिमम एरिया में है। अब क्या होता है, जब इसका सतह का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो कण हैं, धीरे धीरे जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आपस में टकरा के बढ़ा लेते हैं, और जब ज़्यादा इसमें एनर्जी हो जाती है तो इस सतह को क्या करते हैं, छोड़ के किस अवस्था में चले जाते हैं, वाष्प की अवस्था में। किस में चले जाते हैं, वाष्प की अवस्था में या गैस की अवस्था में। बात हमारी समझ गए होंगे। इसी कपड़े को यदि हम मोड़ के डालें, मान लीजिए ये कपड़ा है, इसको हमने मोड़ दिया, इस टी शर्ट को हमने क्या किया, मोड़ दिया, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया, जो सतह का क्षेत्रफल हो गया, वो क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। जब क्षेत्रफल कम हो गया तो बहुत थोड़े से क्षेत्र में वाष्पीकरण होगा या वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा, कपड़ा सूखेगा, ऐसा नहीं कि कपड़ा नहीं सूखेगा, लेकिन बहुत समय लगाएगा। आज यही इसका हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो पूरे सतह से इसका क्या होने लगा, वाष्पीकरण होने लगा, और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आ गई कि वाष्पीकरण को सतही क्षेत्रफल कैसे प्रभावित करता है। क्लियर? आते हैं नंबर 2 पे, जो हमने लिखा हुआ है ताप का बढ़ना। ताप का बढ़ना, यदि टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, तो कैसे प्रभावित करता है वाष्पीकरण को। वाष्पीकरण को जब ताप बढ़ता है तो वाष्पीकरण क्या होता है, तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे कपड़े के उदाहरण को छोड़कर हम यूँ समझें, जब बारिश होता है तो जो ये सड़क है, सड़क के किनारे कुछ गड्ढे उड्ढे दिखते हैं आपको, इस गड्ढे में क्या होता है, पानी भर जाते हैं। क्या होता है, पानी भर जाता है। ये पानी कोई निकालने जाता है, साफ करने जाता है? बिल्कुल नहीं। जब सड़क के किनारे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, बारिश होती है, तो इसमें क्या होता है, पानी भर जाते हैं। और ज्यों ही धूप निकलता है, क्या होता है, ज्यों गर्मी बढ़ती है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इन गड्ढों के पानी अपने आप क्या होते हैं, सूखने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की क्रिया हो गई। सतही क्षेत्रफल से वाष्पीकरण होना शुरू हो गया, बिना पोछे, बिना साफ किए। जो ही सूर्य का टेम्परेचर आया, सूर्य का ताप आया, जो ही गर्मी बढ़ी, तो क्या हो गया, इसका जो पानी था सतह से वाष्पीकरण होने लगा, और धीरे 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 पानी क्या हो गया, सूख गया। यानी ताप बढ़ाने से, ताप को बढ़ाने से वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है। तेज होती है। बात समझ में आ गई? पहला आपने देखा कि कैसे हम सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो इसका वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखा कैसे गर्मी बढ़ जाती है तो इसका जो जल का ड्रॉप्स हैं कैसे सूख जाते हैं। इसका मतलब है जो ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी। तीसरे कंडीशन को देखें, आर्द्रता। आर्द्रता
पढ़ने से पहले इसको समझ लें आर्द्रता क्या होती है। आपने वायुमंडल में हवा देखा है, वायुमंडल में हवा होता है, इसमें क्या होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम तरह की गैसें मिलके ये वायुमंडल हमारा बना हुआ है। इसको क्या करते हैं, जब हम सांस खींचते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो ये कहाँ जाता है, वायुमंडल से ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं तो वायुमंडल में ही जाता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, जल वाष्प की बूंदें, इसमें क्या रहती है, वायुमंडल में हवा में क्या रहती है, जल वाष्प की बूंदें, ये बूंद इसमें मिली होती है। अब आर्द्रता जो होता है, जो हवा में जल वाष्प की बूंदें मिली होती हैं, जैसे गर्मी के समय में हवाओं में जल वाष्प की बूंद की मात्रा कम होती है, और बरसात के दिनों में जो हवा में हम नहीं कहते हैं नमी है, हवा में क्या है, नमी है, इसका मतलब उस हवा में आर्द्रता ज़्यादा है। आर्द्रता का मतलब उसमें जल वाष्प की बूंदें क्या है, ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हमको पसीना होता है, गर्मी में जब पसीना होता है तो उसका इवापोरेशन होता है, वो पसीना सूख जाता है, उसमें शरीर में चिपचिपाहट नहीं होती। कैसे सूखता है कि जो हवा होता है, जो विंड होता है, ये उसमें सूखी होती है, इसमें क्षमता होती है कि और जल वाष्प के कणों को ग्रहण कर लें। अरे बात समझ में, गर्मी के दिनों की जो हवाएं होती हैं उसमें क्षमता होती है कि अन्य और जल वाष्प कणों को ग्रहण कर लें। कहने का मतलब उसमें अभी भूख बनी हुई है, किसकी, जल वाष्प कणों को ऑब्जर्व करने की, ग्रहण करने की। लेकिन जो बरसात के दिनों के विंड होते हैं उसमें ऑलरेडी पहले से ही जल की बूंदें क्या होती हैं, भरी रहती हैं। अब उनकी क्षमता नहीं है कि और जल वाष्प की कण को अपने अंदर ग्रहण कर सकें। अब जैसे मान लीजिए ये गर्मी के दिन की हवाएं हैं, इसमें क्या हुआ कि हमारा जो स्वेट हुआ, जो हमारा पसीना हुआ, ये धीरे धीरे वाष्पीकरण हुआ और पूरी तरह से हमारी बॉडी सूख गई। लेकिन जब बरसात के दिनों में, जब वर्षा ऋतु में जब हमको पसीना होता है तो ये इवापोरेशन तो करते हैं, ये जो पसीने के कण हैं इवापोरेट तो करते हैं, लेकिन इन हवाओं में इतनी ताकत नहीं रह जाती है कि इसको एब्जॉर्ब कर लें, इस जल वाष्प के बूंद को अपने अंदर ग्रहण कर लें। तो ऐसे क्या होता है, इवापोरेशन से तो धीरे धीरे सूख गया, लेकिन शरीर में क्या होता है, पसीने की चिपचिपाहट बनी रहती है। इसको कहते हैं हम आर्द्रता। अब से हम इसको एग्जाम्पल से समझे, कपड़े के एग्जाम्पल से। मान लीजिए हम कपड़े को सुखा रहे हैं, इसमें ड्रॉप हैं किसके, जल के। जब आर्द्रता कहने का मतलब जब हवाओं में नमी रहेगी, क्या रहेगी, नमी रहेगी, तब क्या होगा, ये जो जल के कण हैं इसको आसानी से ये हवा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसको सूखने में क्या होगा, समय लगेगा। क्या होगा, समय लगेगा। हमारी बात समझ रहे होंगे। लेकिन वही गर्मी के दिनों में यही कपड़ा जब हम सुखाएंगे तो क्या होगा, जल वाष्प का जो कण होगा, जो ह्यूमिडिटी होगी वो कम होगी। जब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, जब इसका आर्द्रता कम हो जाएगा तो ये स्वतंत्र है, ये विंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल के कण को आपस में क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे समझ में। तो इसको देखें, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ा। जब हवा में आर्द्रता है, जब हवा में नमी है, तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो गई, धीमा हो गई। क्या हो गई, धीमा हो गई। और जब हवा में क्या है, नमी नहीं है, हवा सूखी हुई है, तब क्या हुआ, ये ड्रॉपलेट क्या हो गए, जल्दी से वाष्प बन गए, यानी ये कपड़ा क्या हुआ, जल्दी से सूख गया। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर अपने आते हैं।
हवा की गति। हवा की गति से वाष्पीकरण में क्या प्रभाव पड़ता है, वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित करता है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी अपने कपड़ों को हम बाहर डाल देते हैं और तेज़ हवा चलती है, तब उन कपड़े को हम सुखाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका फैक्टर क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये कपड़ा है, इसमें कण हैं जल के, हवा चल रही है तेजी से, हवा क्या हो रही है, तेजी से चल रही है। तो जब हवा तेजी से चलती है तो कभी कभी ऐसी हवाओं की सतह आते हैं कि जब उसमें नमी ज़्यादा होती है। हमारी बात समझ रहे, मान लीजिए हवा तेज़ी से चल रहा है, लगातार हवा चलते जा रहा है, तो कभी कभी ऐसी समय आती है, ऐसी हवाओं की एक बेल्ट पड़ती है कि जिसमें नमी ज़्यादा होती है। तो जब नमी ज़्यादा होगा तो इन जल के कणों को वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं ग्रहण कर पाएगा। लेकिन तुरंत ऐसी एक परत आ जाएगी जिसमें जल के वाष्प के कण कम होंगे, तो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जितनी तेज़ी से हवा बढ़ेगी उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, हमारा इवापोरेशन की क्रिया होती रहेगी। यानी वायु के गति पे इवापोरेशन की क्रिया तेज होती है, वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है। ये रहे 4 फैक्टर जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। सतही नोट कर लीजिए, सतही क्षेत्रफल का बढ़ना, ताप का बढ़ना, आर्द्रता, हवा की गति। अब हमें लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से वाष्पीकरण किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, कैसे वाष्पीकरण होता है, इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।